सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम महाकाव्य, उसकी परिभाषा और प्रमुख कवि रचनाएं पढ़ने के बाद खंड काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। यह काव्य का तीसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ सबसे पहले पढ़ चुके थे काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, और उन भेदों में ही हम यहाँ पर श्रव्य काव्य के अंतर्गत आने वाला दूसरा भाग है खंड काव्य। आइए जानते हैं क्या है खंड काव्य। खंड काव्य खंड प्रबंध है। इसमें जीवन की किसी एक घटना या मार्मिक अंश का पूर्णता के साथ चित्रण होता है। खंड काव्य जीवन का ना तो खंडित चित्र प्रस्तुत करता है और ना ही यह महाकाव्य का खंड या अंश मात्र है। क्या मतलब हुआ? ये किसी महाकाव्य का खंड या अंश मात्र नहीं है। खंड काव्य जीवन का ना तो खंडित चित्र है, मतलब जीवन के किसी न किसी एक भाग का पूर्ण वर्णन आपको खंड काव्य मिलता है। खंड काव्य समग्र जीवन के सांगोपांग चित्रण की अपेक्षा उसकी किसी एक पक्ष, देखो मैंने अभी आपसे कहा था, जीवन के किसी एक पक्ष का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। सीमित आकार में से भी स्वतः पूर्णता इसका अनिवार्य धर्म है। मतलब क्या हुआ? भले ये सीमित आकार में होता है, उसके बाद भी यह अपने आप में पूर्ण होता है। मतलब क्या हुआ? जीवन के किसी एक भाग को पूर्ण रूपेण दिखाना ही खंड काव्य का मतलब है, खंड काव्य का धर्म है। यहाँ पर धर्म का अर्थ हो रहा है उसकी विशेषता होना, उसका प्रमुख उद्देश्य होना। ठीक है, आइए जानते हैं कि हम यहाँ पर कि खंड काव्य की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। इसमें घटना के माध्यम से किसी महान आदर्श की अभिव्यक्ति होती है। इसका नायक प्रसिद्ध होता है। संपूर्ण रचना में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इससे आप समझ सकते हैं, पहले आप पढ़ चुके थे महाकाव्य में अनेक छंद होते हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, उल्लाला, गीतिका आदि। लेकिन यहाँ पर खंड काव्य में क्या, केवल एक ही छंद होता है। या तो खंड काव्य में पूरे दोहे दोहे होंगे, या फिर चौपाई होगी, या फिर सोरठे ही सोरठे होंगे, या फिर गीतिका गीतिका छंद होगी। इस प्रकार से किसी एक छंद में ही पूरा खंड काव्य रचा जाता है। ये उसकी विशेषताओं में आ जाता है। इसके प्रधान रस श्रृंगार, शांत या वीर रस होते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्य कौन कौन से हैं, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर प्रथम नाम सामने आपको आ रहा है मैथिली शरण गुप्त जी का। इनका खंड काव्य है पंचवटी जयद्रथ वध। देखिए ये सभी पहले कुछ वर्षों में आ चुके हैं। हालांकि ये पुस्तक पुरानी है मेरे पास, परंतु अगर नई पुस्तक भी देखते हैं आप तो उन पुस्तकों में भी इस प्रकार से वर्ष लिखे रहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछी ही जाती है। अभी आपने देखा त्रैमासिक परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि खंड काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगले कवि हैं नागार्जुन। इनकी रचना है भस्मासुर। फिर है कवि नरोत्तम दास, सुदामा चरित, गोस्वामी तुलसीदास, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि इनके खंड काव्य हैं। नरेश मेहता महाप्रस्थान, राम नरेश त्रिपाठी पथिक,
ये पथिक पाठ कक्षा 11वीं में आपको है ना। ये उसी खंड काव्य का एक छोटा सा अंश होता है। श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी का युद्ध, गोपाल प्रसाद व्यास, कदम कदम बढ़ाए जा। आपने गीत सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये इनका ही गीत है। आगे हैं अगले कवि रामधारी सिंह दिनकर, रचना है रश्मि रथी। इस प्रकार से हमने यहाँ जान लिया है खंड काव्य की परिभाषा, खंड काव्य की विशेषताएं और उसके प्रमुख कवि। अब आगे हम यहाँ जानने जा रहे हैं श्रव्य काव्य का ही प्रमुख तीसरा अंग है आख्यान गीत। क्या होता है आख्यान गीत, जान लेते हैं। आख्यान गीत भी लघु प्रबंध काव्य होता है। क्या होता है? लघु प्रबंध काव्य। आख्यान का अर्थ कथा या कहानी है। ऐसी पद्यबद्ध रचना, याद रखना, कथा तो है लेकिन ये पद्य में लिखी होती है, मतलब पोयम में लिखी होती है, जिसमें एक लघु आख्यान या कथा वर्णित होती है तथा जिसके छंदों में गयता होती है। यहाँ पर गयता का अर्थ होता है जिसको हम गा सकें, उसे आख्यान गीत कहते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख यहाँ पर आख्यान गीत हैं, कौन कौन से हैं और उनके रचयिता यहाँ पे बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहले क्रम में आ रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका आख्यान गीत है झांसी की रानी, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। चमक उठी सन 57 में, वा तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमार चौहान का बहुत प्रसिद्ध गीत है ये पूरा आख्यान है। मतलब इसमें झांसी की रानी की पूरी व्याख्या की गई है, पूरा उसका कहानी में, उसकी पूरी कहानी जन्म से लेकर तो मृत्यु तक का पूरा जिक्र इस कविता में है तो यूँ कविता, लेकिन क्या है वो पूरा आख्यान है। मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, आनंद मिश्र, चंदेरी का जौहर। चंदेरी मध्य प्रदेश में है ना, याद रखना। गुना के आसपास जो अशोकनगर जिला है वहीं पर है चंदेरी, और वहीं पर जौहर कुंड भी है। कभी आप जाएं तो उस पर आनंद मिश्र ने खुद ने लिखा है, खंड काव्य है, और ये खंड काव्य के साथ साथ आख्यान गीत भी है। तुलसीदास हनुमान चालीसा, ये आख्यान का पूरा गीत है। इसमें हनुमान जी के बारे में लिखा है ना। तो ये कथा है अपने आप में हनुमान जी की, लेकिन किस रूप में है वह है चालीसा के रूप में। मतलब उसमें 40 चौपाइयाँ हैं दोहे के साथ। मीराबाई, नरसिंह जी का मायरा, ये आख्यान गीत है। अब आगे हम यहाँ जानने जा रहे हैं मुक्तक काव्य। अब ये क्या, यहाँ पर ये भी श्रव्य काव्य का ही एक रूप है। श्रव्य काव्य के हमने यहाँ 2 भेद जाने थे पहले, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। हमने यहाँ पर पहले भेद को पूरा जान लिया है। अब इसका अगला भेद यहाँ प्रारंभ हो रहा है, मुक्तक काव्य। इसके 2 भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गय मुक्तक। क्या होता है पाठ्य मुक्तक? यह एकल अनुभव पर आधारित होता है पाठ्य मुक्तक, अर्थात जिसमें एक अनुभूति अथवा कल्पना की स्थिति रहती है। इसका प्रमुख विषय प्रेम, नीति, वैराग्य, उपदेश होता है। पाठ्य मुक्तक कलात्मक एवं विषय प्रधान होता है। इसे स्वरों में पढ़ा जा सकता है, गाया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ वैसे, लेकिन गाया नहीं जा सकता। हालांकि फिर भी उसमें हम स्वर